चलिए। तो देखिए, जहां तक मुझे याद आता है कि लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, फोर ब्रेन शायद हमने कंप्लीट किया था। और फोर ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहली स्ट्रक्चर है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में पहला पढ़ा कि कितने हेमीस्फीयर, तो लेफ्ट और राइट। डिवाइड किसने किया? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। दोनों हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ता कौन है? कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। फिर आपने पढ़ा कि जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रल हेमीस्फीयर को कवर करने वाली लेयर ऑफ सेल्स को अपन क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अपीयरेंस ग्रेइश है, यहाँ सेल बॉडीज पाई जाती हैं। वहीं पे आपने कहा अंदर की तरफ मेडुला, जिसका अपीयरेंस कैसा है? व्हाइटिश। मेडुला के बारे में आपने कहा कि ये जो मेडुला वाला पार्ट है, इसके अंदर माइलिनेटेड फाइबर्स पाए जाते हैं या ट्रैक्ट पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स के बारे में अगला कहा कि कॉर्टेक्स कुछ फोल्ड्स के फॉर्म में है। रिजेस को आपने नाम दिया गायरी, जबकि ग्रूव्स को आपने नाम दिया सल्कस। फिर अगला हमने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन तरह के एरियाज पाए जाते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन। तीनों में से ज्यादा कौन से होते हैं? एसोसिएशन एरिया ज्यादा है। एसोसिएशन एरिया के तीन काम: मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी एसोसिएशन। फिर आगे अपन ने कहा कि सेरिब्रम के ठीक नीचे थैलेमस होता है। सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड थैलेमस। और थैलेमस के बारे में कहा कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। थैलेमस का बेसल पार्ट बनाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिला करके बोलते हैं डायंसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस में आपने कहा कि यहाँ पे कई सारे सेंटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा थर्मोरेगुलेशन है। इसके अलावा अपन ने कहा कि हंगर और थर्स्ट के लिए सेंटर यही है। ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ से एएनएस के लिए सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस से। यह हमारे अंदर 24 आवर साइकिल को रेगुलेट करता है। फिर अपन ने कहा कि हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई का। फिर अपन ने कहा कि न्यूक्लियाई से कुछ हार्मोन्स आते हैं, जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। फिर आगे अपन ने कहा कि सेरिब्रल हेमीस्फीयर के इनर पार्ट्स और कुछ डीप स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये आपस में मिलकर के बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ, और ये आपके अंदर इमोशनल बिहेवियर रेगुलेट करता है, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करता है, और इसके अलावा आपने कहा कि मोटिवेशन को रेगुलेट करता है। तो ये सारे काम करना होता है किसका? लिम्बिक लोब का। अब लिम्बिक सिस्टम के बाद आप देखें अगला पार्ट आपका आता है बेटा मिड ब्रेन। तो देखें, मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। और नीचे क्या होगा? हाइंड ब्रेन, यानी कि पॉन्स। तो मैं कह सकता हूं कि जो मिड ब्रेन है, इट विल बी बिटवीन हाइपोथैलेमस और नीचे की तरफ यहां पर क्या मौजूद है? तो आपने कहा कि हाइपोथैलेमस के बाद अगला पार्ट कौन सा आ जाएगा? हाइंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में पाया जाता है मिड ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। तो मिड ब्रेन को अपन मान लेते हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती। यह हमारा मिड ब्रेन। यहां मिड ब्रेन में सबसे पहले अगर अपन देखें तो मिड ब्रेन में होकर के आपको एक डक्ट जाती हुई दिखाई देती है। मिड ब्रेन से होकर के जाते हुए आपको क्या दिखेगी? एक डक्ट। ये जो डक्ट यहां से पास कर रही है, इसको नाम क्या दिया है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो याद आता है ना, सबसे पहले क्या मौजूद होगा? सेरिब्रल एक्विडक्ट पाई जाती है। और क्या बेटा हमने सेरिब्रल एक्विडक्ट को एक और नाम दिया था? क्या कहा था? आइटर। ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट या आइटर है, ये किस किस के बीच है? तो आपने कहा था कि सेरिब्रल एक्विडक्ट या आइटर होती है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। हमारे ब्रेन का जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है,
इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, आइटर या सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो ये सबसे पहले है भाई। देखो इसके ऊपर की तरफ थैलेमस हाइपोथैलेमस, वहां पे थर्ड वेंटिकल था। इसके नीचे पॉन्स जहां पे फोर्थ वेंटिकल है। तो दोनों को कनेक्ट करती है सेरिब्रल एक्विडक्ट। रादर हमने ब्रेन के वेंटिकल्स वगैरह सबके बारे में बात ही इसलिए की क्योंकि हमें सेरिब्रल एक्विडक्ट को समझना था कि होता क्या है। फिर एनसीईआरटी आगे कहती है कि यहाँ पे ये जो हमारे मिड ब्रेन का ये साइड जो है बेटा डॉर्सल है। ये वाली साइड कौन सी है, डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब क्या हुआ कि इधर पीछे की तरफ वाली साइड, और ये वाली साइड इसकी कौन सी है, वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड पे आपको कुछ स्वेलिंग्स दिखाई देती, और ये स्वेलिंग्स ऐसे करके देखो, ऐसे दिख रहा है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो कितनी है, आपको दो दिख रही है, जबकि ऐसे एक दिख रही है आपको, ठीक। जबकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो कितनी है, दो। तो ऐसे करके दो ऊपर है और दो यहाँ पे नीचे की तरफ पाई जाती है। यानी कि आपने कहा कि दो स्वेलिंग यहाँ ऊपर की तरफ है और दो यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आपने कहा कि एक, उसके बगल में एक और नीचे भी ये, और इसके बगल में एक और होती है। ये जो यहाँ पे चार राउंड स्वेलिंग है, ये राउंड स्वेलिंग किस साइड पाई जाती है, डॉर्सल की वेंट्रल, डॉर्सल साइड पर। ये डॉर्सल साइड पर जो चार राउंड स्वेलिंग है, इनमें से ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस। ऊपर है ना, तो इसको क्या बोला, सुपीरियर कॉलिकुलस का। तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, जबकि नीचे वाले को आप बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस। तो ऊपर वाले को बच्चे क्या नाम दिया अपन ने, सुपीरियर कॉलिकुलस कहा, जबकि नीचे वाले का नाम इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस का काम होता है कि ये आपको प्रोवाइड करता है बेटा विजुअल रिफ्लेक्स। ये आपको प्रोवाइड क्या करेगा, विजुअल रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है। विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब हुआ, लेट्स से हम मान लो रोड पे कहीं एक जगह खड़े हैं और रोड पे अचानक से अपनी कोई कार दिखाई देती है जो हमें मान लो बहुत पसंद है। लेट्स से मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जो भी हो। तो अगर इनमें से कोई एक कार है जो अपने को जैसे मान लो दिखी, और क्योंकि वो कार हमें बड़ी पसंद थी तो जो हमें दिखी तो हमने देखना शुरू किया। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई और हम उसे देखते गए, तो आप देखिए जैसे जैसे कार में मूवमेंट हो रहा है कार को देखने के लिए, अकॉर्डिंगली आपकी आई बॉल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ठीक। आई बॉल में मूवमेंट हुआ। जैसे कि मान लो मुझे अगर क्लास में देखना है, आपसे बात भी करते जाना और साथ में देखना है क्लास में यहां से वहां तक बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बिना हेड को मूव कराए मैं यहां से वहां तक देख सकता हूं। तो यहाँ पे जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली देखने के लिए उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ आपकी आई बॉल में जो मूवमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेट करना किसका काम होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस का। यह आपको प्रोवाइड करता है विजुअल रिफ्लेक्स। वहीं पर ये जो इंफीरियर कॉलिकुलस है ये आपको बेटा प्रोवाइड करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसने क्या प्रोवाइड किया, ऑडिटरी रिफ्लेक्स आपको प्रोवाइड किया। तो हमने कहा कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर रूम के किसी एक कॉर्नर में कोई एक कॉइन अगर ड्रॉप किया जाए, आप इधर की तरफ ही देखते रहेंगे, आपके पीछे कहीं किसी कॉर्नर में कहीं पे एक जगह पे कॉइन ड्रॉप किया। कॉइन ड्रॉप करने पे जो आवाज आएगी, उस आवाज को सुन के क्या आप लोकेशन बता सकते हैं कि कॉइन को कहां गिराया गया था, बता सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है उस साउंड के सोर्स की डायरेक्शन पता लगाना, ये काम किसका होता है, इंफीरियर कॉलिकुलस का। तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आईबॉल में जो मूवमेंट हो रहा है उसको प्रोवाइड किया सुपीरियर कॉलिकुलस ने, जबकि वहीं पर साउंड के सोर्स का पता लगाना काम किसका होता है, इंफीरियर कॉलिकुलस का। कुल मिला के यहां जो कॉलिकुलस है इसका मतलब है राउंड स्वेलिंग। कॉलिकुलस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि राउंड स्वेलिंग। और कितनी राउंड स्वेलिंग है, चार है। तो आपने कहा कि यहाँ पे चार राउंड स्वेलिंग पाई जाती हैं जो कि डॉर्सल साइड पर है। और ये जो चार राउंड स्वेलिंग्स हैं इनको बेटा अपन नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना। क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना कहा जाता है।
तो आपने कहा कि ये कही जाती है कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना, इस स्ट्रक्चर का नाम है। अब ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये कैरेक्टर भी केवल मैमल्स का होता है, मैमल्स के अलावा ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता। यानी कि मैमल्स के अलावा अगर हम बात करें तो बाकी एनिमल्स के अंदर कॉर्पोरा बाइजमाइना पाया जाता है। बाइजमाइना का मतलब है केवल सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं, इंफीरियर नहीं होते उनके पास। तो वहां पे कॉर्पोरा बाइजमाइना है, यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना। ब्रेन में अभी तक आप देखो, अरेक्नॉइड मेटर केवल मैमल्स में था, कॉर्पस कैलोसम केवल मैमल्स के अंदर था, कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना भी केवल किसके अंदर, मैमल्स में ही पाया जाता है। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं जो केवल मैमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए इधर वेंट्रल साइड पर आते हैं। अभी तक आप देखो बेटा, नीचे पॉन्स है, ऊपर आपका फोर ब्रेन है। अभी तक हमने पॉन्स और फोर ब्रेन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो पॉन्स और फोर ब्रेन के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन का मतलब है कि जो एफरेंट फाइबर्स हैं, ये एफरेंट फाइबर यहां पे ऊपर की तरफ जाने चाहिए, और फोर ब्रेन से जो इफरेंट फाइबर्स आएंगे, ये इफरेंट फाइबर यहां पर इधर हाइंड ब्रेन की तरफ जाने चाहिए। तो यानी कि यहां पे आपको ट्रैक्ट का एक बंडल दिखाई देगा। क्या दिखा आपको, ट्रैक्ट का एक बंडल। ट्रैक्ट क्या है, तो आपने कहा कि यहां पे जो सीएनएस है उसके अंदर एक्सॉन के बंडल को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड पर आपने कहा कि ये आपके पास क्या है, ये एक बंडल है ट्रैक्ट का। तो इट इज बंडल ऑफ ट्रैक्ट। और ये जो बंडल ऑफ ट्रैक्ट यहां पाया जा रहा है, ये कनेक्ट किसे करता है, तो अपन ने कहा कि ये कनेक्ट करेगा हाइंड ब्रेन को किसके साथ, फोर ब्रेन से। तो हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करने वाला जो बंडल ऑफ ट्रैक्ट है, उसको अपन नाम क्या देते हैं, इसको कहा जाता है क्रूरा सेरिब्राई। क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्राई कहते हैं। क्रूरा सेरिब्राई का एक और नाम होता है सेरिब्रल पेडंकल। पर ध्यान दें, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी है, तो आपके ऊपर है कि आप याद रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। पर सेरिब्रल पेडंकल के बारे में एनसीईआरटी ने बात नहीं की है। एनसीईआरटी ने मिड ब्रेन के अंदर आपको सिर्फ तीन बातें बताई हैं। पहला कहा है कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में है। दूसरा कहा है सेरिब्रल एक्विडक्ट पाई जाती है। और तीसरा कहा है कि यहाँ कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना पाई जाती है। तो जमा टोटल आपको कितनी बात याद रखनी है, तीन। एक एडिशनल चौथी बात अपन ने की कि वेंट्रल साइड पर यहाँ फाइबर्स का बंडल पाया जाता है, जिसको क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडंकल नाम दिया जाता है, जो कि फोर ब्रेन को कनेक्ट करेगा हाइंड ब्रेन के साथ। तो क्या आपने को इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट इसमें से जितना लिखना है उसे लिखें, फिर बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। आइटर का काम है बेटा, जो थर्ड वेंट्रिकल है उसमें सीएसएफ भरा है, फोर्थ वेंट्रिकल में भी सीएसएफ भरा है, आगे स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल में भी भरा होगा। तो जो सीएनएफ सीएसएफ है, सीएसएफ का फ्लो होना चाहिए। तो फ्लो कौन कराएगा, आइटर कराएगा। सीएसएफ वही काम करता है जो काम टिश्यू फ्लूइड का है। जैसे टिश्यू फ्लूइड काम करता है, उसी तरीके से काम कर रहा होता है सीएसएफ। कॉलिकुलस मतलब होता है राउंड बॉडी। कॉलिकुलस वर्ड का ही मतलब होता है स्फेरिकल सी बॉडी को बोलते हैं कॉलिकुलस। क्या बेटा, ग्रुप ऑफ साइटोन। ग्रुप ऑफ साइटोन को बोलते हैं अपन न्यूक्लियाई कहा जाता है। हाइपोथैलेमस में जो साइटोन है, वो जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन न्यूरोसेक्रीटरी है, न्यूरॉन है पर सेक्रीशन करते हैं, पर है तो साइटोन का ही ग्रुप ना। तो उसको अपन ने वहां कहा है न्यूक्लियाई। बना रहे हो कि आगे बढ़े? कितने लोग बना रहे हैं? चलो लिखो जल्दी फटाफट। क्लास के बाद, ठीक।
मैंने कब? तो जितना बताता हूँ उसमें बोल देता हूँ एनसीईआरटी से बाहर है, तुम्हारी इच्छा है, याद करो तो करो, नहीं करो मत करो, पर मॉड्यूल में मिलेंगे तुम्हें। उस समय तुम परेशान ना हो, हतोत्साहित ना हो, इसलिए है कि तुम्हें पता हो कि ठीक है ऐसा भी होता है। आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब बच्चे मिड ब्रेन के बाद अगली स्ट्रक्चर आपकी आती है हाइंड ब्रेन। तो अगला पार्ट कौन सा आ गया बेटा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन का लोअर पार्ट या सबसे पीछे वाला पार्ट कहा जाता है हाइंड ब्रेन। पीछे हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं? तो अगर हम कहें तो ये वाली साइड बॉडी के एंटीरियर साइड है, तो भाई सबसे आगे फोर ब्रेन था, उसके बाद कौन आया? मिड ब्रेन। अब सबसे नीचे की तरफ कौन आ गया? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर बात करें तो तीन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। पहला आपने कहा मौजूद होगा पॉन्स। पॉन्स के डॉर्सल साइड पर आपने कहा कि मौजूद होगा सेरिबेलम। तो पॉन्स के डॉर्सल साइड पर क्या रहेगा? सेरिबेलम। ध्यान दें, सेरिबेलम का जो सरफेस है ये भी कन्वोल्यूटेड है, सेरिब्रम की तरह ही। और पॉन्स के नीचे की तरफ अगला जो पार्ट पाया जाता है इसका नाम है मेडुला, या आप इसे कहें मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आगे कंटिन्यू करने वाला है किसके फॉर्म में? स्पाइनल कॉर्ड। तो अब देखिए, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है पॉन्स, या पूरा नाम इसे दिया जाता है पॉन्स वेरोलाई कहा जाता है। तो पूरा नाम क्या होता है? पॉन्स वेरोलाई। जो शब्द है बेटा पॉन्स, इस शब्द का मतलब होता है ब्रिज। पॉन्स शब्द का मतलब ही होता है ब्रिज, यानी कि पुल। जो ब्रिज है उसका काम क्या है? अलग अलग रास्तों को आपस में जोड़ना। तो यानी कि पॉन्स क्या करता होगा? अलग अलग रास्तों को आपस में जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? तो आप देखिए, पॉन्स में दो तरीके के ट्रैक्ट पाए जाते हैं। पहले तो होते हैं इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट है, ये बच्चे आपका क्या कर रहे हैं? मिड ब्रेन को किसके साथ जोड़ते हैं? मेडुला के साथ। जो भी इंफॉर्मेशन नीचे से आई वो आप कहा चली जाएगी? मिड ब्रेन। और फिर मिड ब्रेन से क्रूरा सेरिब्राई से होते हुए फोर ब्रेन के पास पहुंचेगी। वहीं पर फोर ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम के पास पहुंचाना, या यहां पे ब्रेन के लोअर पार्ट से जो आने वाली इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक भेजना, और सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन यहां लोअर पार्ट तक भेजना, ये काम भी कौन कर रहा होता है? पॉन्स। तो इसका मतलब हुआ कि पॉन्स में जो ट्रैक्ट होती हैं ये दो तरीके की। अब यहां पे आपने देखा कि पहले ये वाली जो ट्रैक्ट है, इन्हें आपने कहा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट। पॉन्स के अंदर ये वाली ट्रैक्ट आपको क्या दिखी? लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट है ये किस किस के बीच में है? तो दे आर बिटवीन मिड ब्रेन और मेडुला। तो मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में क्या पाई जा रही है? लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट मौजूद है। वहीं पर दूसरे आपको दिखाई देते हैं यहां पर ये वाले, जिनको आपने नाम दिया है ट्रांसवर्स ट्रैक्ट। तो ये जो ट्रांसवर्स ट्रैक्ट है, इनका काम है कि ये बच्चे ब्रेन के अलग अलग पार्ट से किसको जोड़ेंगे? सेरिबेलम को। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट से सेरिबेलम को जोड़ना किसका काम है? ट्रांसवर्स ट्रैक्ट का। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है पॉन्स में ट्रैक्ट पाई जाती है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन को। तो डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन से मतलब क्या था?
तो आपने कहा था कि पॉन्स से मिड ब्रेन को कनेक्ट कर, सॉरी मेडुला से मिड ब्रेन को कनेक्ट करना और ब्रेन के अलग अलग पार्ट से सेरिबेलम को कनेक्ट कर देना, ये काम किसका होता है? तो आपने कहा कि ट्रांसवर्स ट्रैक्ट का काम। अब इधर अगला पार्ट आ जाता है, यहीं पर आप एक चीज और रह गई हमारे पास। पॉन्स में ही आपने पढ़ा था ब्रीदिंग के अंदर के एक सेंटर पाया जाता है जिसको नाम क्या देते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पॉन्स में ही सेंटर मौजूद था जिसको आपने कहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या आपको याद आता है कि हमने इसे स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन कहा था? यानी कि यहां से जब सिग्नल आता था तो इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती थी या घट जाती थी? ब्रीदिंग रेट ज्यादा, जबकि ड्यूरेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाता था? कम। यानी कि अपन ने कहा था कि जैसे इनहेलेशन हो रहा है तो इनहेलेशन को बीच में रोक देना किसका काम था? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। अब यहां पॉन्स के डॉर्सल साइड में ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन ने नाम क्या दिया बेटा? सेरिबेलम। तो पॉन्स के डॉर्सल साइड में क्या मौजूद होता है? सेरिबेलम प्रेजेंट है। अब ये जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि पहली बात कि ये पाया जाता है ऑन डॉर्सल साइड ऑफ पॉन्स। तो ये पॉन्स के डॉर्सल साइड पर है। तो अपन ने कहा कि ये है पॉन्स के डॉर्सल साइड पर। फिर आप देखें यहां पे जो सरफेस है ये कैसा है बेटा? कन्वोल्यूटेड है। और कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होने की वजह से ये काफी कुछ सेरिब्रम जैसा ही दिखाई देगा। और कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होने का पर्पस क्या हुआ करता था? कि यहां पे ज्यादा न्यूरॉन के लिए जगह मिल जाए। तो अपन ने कहा कन्वोल्यूटेड सरफेस है टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर न्यूरॉन, जिससे कि आप प्रोवाइड कर सकें ज्यादा स्पेस किसके लिए बेटा? न्यूरॉन के लिए। तो मोर स्पेस फॉर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स के लिए ज्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए यहां पर इसका सरफेस कैसा है? कन्वोल्यूटेड है। समझिएगा, सेरिबेलम आपके ब्रेन के टोटल वॉल्यूम का 10% बनाता है। 80% अकेला सेरिब्रम बनाता है, बाकी 10% के अंदर रिमेनिंग स्ट्रक्चर, और 10% बनाता है सेरिबेलम। यानी कि ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। यट जितने भी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इन न्यूरॉन्स का 50% न्यूरॉन अकेले सेरिबेलम में होते हैं। तो सेरिबेलम ब्रेन के वॉल्यूम का कितना बना रहा है? 10%। जबकि न्यूरॉन कितने हैं? 50%। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी किसी भी पार्ट के कंपैरिजन में न्यूरॉन्स ज्यादा कंसंट्रेटेड किसके अंदर है? सेरिबेलम में ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। तो आपने कहा कन्वोल्यूटेड सरफेस है जिससे कि ज्यादा स्पेस मिले न्यूरॉन्स के लिए। यहां पर देखें, सेरिबेलम भी आपका सेरिब्रम की तरह ही डिवाइडेड होगा किसके अंदर? दो हेमीस्फीयर में। कहा डिवाइडेड रहेगा बेटा? दो हेमीस्फीयर में डिवाइडेड होगा। अब दो हेमीस्फीयर के अलावा आप अगर डायग्राम में देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी आपको दिखेगा कि अंदर की तरफ व्हाइट मैटर मौजूद है और बाहर की तरफ क्या मौजूद है बेटा? ग्रे मैटर। तो आपने कहा कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर, ये अरेंजमेंट केवल दो जगह पाया जाता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो यानी कि सेरिबेलम में आपने कहा कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, जबकि अंदर की तरफ पाया जाता है व्हाइट मैटर। तो ये अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है। अब ये जो व्हाइट मैटर है, इसको बेटा अगर आप देखें तो कुछ आपको ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पे एक ट्री है, ट्री का ये एक स्टेम है, स्टेम के बाद फिर ऊपर की तरफ ट्री की ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ऐसी सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो ये जो सेरिबेलम का व्हाइट मैटर है यानी कि जो मेडुला है, ये व्हाइट मैटर के बारे में हम बोलते हैं दैट इट इज अरेंज्ड लाइक अ ट्री। किसके फॉर्म में अरेंज है? तो अपन ने कहा कि इट इज अरेंज्ड लाइक ट्री। अब ट्री के फॉर्म में जब ये अरेंज्ड है तो आपने कहा कि व्हाइट मैटर जो कि ट्री के फॉर्म में अरेंज्ड है, ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है आर्बर वाइटे। क्या कहा जाता है? आर्बर वाइटे। नाम बोलो इसका, क्या है? आर्बर वाइटे। नाम क्या है? आर्बर वाइटे कहा जाता है। और ये जो आर्बर वाइटे है इसी को नाम देते हैं ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। और आपको पता है कि जो हमारा सेरिबेलम है, इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन है बॉडी बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? बॉडी
बैलेंस इसका काम होता है। तो बॉडी बैलेंस बनाए रखना इसका काम है। समझिए एक बार, आपके अंदर बेटा बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल ईयर से जाती है। इंटरनल ईयर के अलावा बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पे प्रेशर रिसेप्टर हैं, यहां से इंफॉर्मेशन जाती है। लेट्स से मैं अभी मान लो सीधे खड़ा हूं, तो लगातार मेरे सेरिबेलम के पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि पैर में दोनों साइड के जॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर प्रेशर बराबर लग रहा है। तो सेरिबेलम को भी कोई चिंता नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपना मान लो एक पैर आगे की तरफ किया, ठीक, अब प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सेरिबेलम के पास तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंची कि अब एक साइड के जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं है, एक साइड के जॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है। मतलब कि सेरिबेलम को अब समझ में आ गया कि अब खतरे की घंटी है, बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है। तो सेरिबेलम तुरंत क्या, अभी इंफॉर्मेशन साथ में इंटरनल ईयर से भी दे रहा है। तो इंटरनल ईयर उसे बता रहा है कि नहीं अभी तो बॉडी बैलेंस में है, कोई समस्या नहीं है। तो सेरिबेलम कुछ नहीं कर रहा। अब ऐसे में ही किसी वजह से अगर मैं अचानक से आगे की तरफ अगर झुकता हूं, तो अब इंफॉर्मेशन इंटरनल ईयर से भी गई कि अब तो बॉडी बैलेंस गया। तुरंत सेरिबेलम क्या करेगा कि जो भी बॉडी बैलेंस बनाने के लिए जो भी रिपरेटिव एक्शंस की जरूरत होगी वो एक्शंस यहां परफॉर्म किए जाएंगे। मोर ओवर, पहला काम सेरिबेलम का समझ में आ गया कि बॉडी बैलेंस बनाता है। हमने कहा था कि सेरिब्रम में जो प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स था, उसमें आपने कहा था जनरल मोटर एरिया है जो वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट के लिए प्लान बनाता है या वॉलेंट्री मूवमेंट्स कराता है। यानी कि आप समझिएगा, जब बेटा मैं यहां से यहां चल रहा हूं, तो ये जो सिग्नल है सबसे पहले ओरिजिनेट कहां से हुआ है, तो वही जनरल मोटर एरिया ने सिग्नल भेजा है कि चलना है। पर जनरल मोटर एरिया ने जो सिग्नल भेजा वो सिग्नल पहले पहुंचता है सेरिबेलम के पास। जब ये सिग्नल पहुंचा सेरिबेलम के पास, तो सेरिबेलम के पास अब फाइल आई। सेरिबेलम पहले से चेक करेगा कि क्या इस तरीके से मूवमेंट करने की वजह से बॉडी बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो जनरल मोटर एरिया है ये इंफॉर्मेशन भेज दे कि दोनों पैर की मसल्स को एक साथ मूवमेंट करना है, पर सेरिबेलम ऐसा नहीं होने देगा। सेरिबेलम को समझ में आता है कि दोनों पैर के एक साथ मूवमेंट करने का मतलब है कि बॉडी बैलेंस बिगड़ेगा। तो सेरिबेलम तुरंत उस चीज के अंदर क्या करेगा, चेंज करेगा। फिर भी अगर जनरल मोटर एरिया ने कहा कि नहीं ऐसा करना है, तो फिर सेरिबेलम अकॉर्डिंगली बॉडी बैलेंस बनाने के लिए अपनी तैयारी करेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अपन खड़े खड़े एक से अगली जगह पे जंप करते हैं ना, जब भी अगर अपन जंप करते हैं तो पहली बात तो उसके लिए अपने को तैयारी करनी है, यानी कि मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि अब दोनों पैरों को मैं एक साथ उठाना है। यानी कि सेरिबेलम अब साथ में क्या करेगा, अब इस चीज को रोकेगा नहीं। पर हाँ, सेरिबेलम ने कह दिया कि अब ये ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, ये कुछ अलग कहानी है। साथ में सेरिबेलम ने क्या किया कि आपके अंदर बॉडी बैलेंस बनाने के लिए अब आपने क्या किया, अपनी तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू की इन द सेंस कि सेरिबेलम तुरंत करेगा कि जैसे ही आप वहां पे जंप करेंगे, जंप करते ही तुरंत आपकी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड कर देगा, जैसे कि आप जो है गिरे नहीं। तुरंत आपके घुटनों को बेंड करना, ये सारे काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम। तो बॉडी बैलेंस के बारे में न केवल पता लगाना, बल्कि आपको ऐसी कोई भी बेवकूफी करने से रोक देना जिससे आपका बॉडी बैलेंस बिगड़ता हो, या अगर बॉडी बैलेंस बिगड़ भी रहा है तो उसको बिगड़ने न देना, ये सारे काम किसके होते हैं, सेरिबेलम के। यानी कि सोचो, अगर ये पार्ट ना हो तो आपका बॉडी बैलेंस तो गया, और बॉडी बैलेंस गया तो आप चलना और उठना तो दूर छोड़ दीजिए, आप चारपाई से उठ के बैठ नहीं पाएंगे। बैठने के लिए भी आपको अपना बॉडी बैलेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेरिबेलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी इसको आर्बर वाइटे नाम दिया गया है, ट्री ऑफ लाइफ कहा गया है। तो अपन ने कहा कि ये पार्ट किसके बारे में, सेरिबेलम के बारे में याद रख लेंगे। सेरिबेलम के बाद अब हाइंड ब्रेन में अगला पार्ट बेटा आपके पास कौन सा आता है, पॉन्स। ठीक, तो सेरिबेलम सॉरी मेडुला। चलिए, अगला पार्ट कौन सा आया, मेडुला। मेडुला को बच्चे अपन पूरा नाम देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला आपने इसलिए कहा क्योंकि ब्रेन में सबसे अंदर की तरफ, सबसे नीचे की तरफ बेटा, इधर। ठीक, अगर डाउट है तो क्लास के बाद अपन बात कर लेंगे। तो अपन ने कहा कि जो मेडुला है,
क्योंकि ब्रेन में सबसे अंदर सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है, इसलिए आपने नाम क्या दिया, मेडुला। दूसरा, ये मेडुला सीधा नहीं होता, ये मेडुला की जो पोजीशन है थोड़ी सी टेढ़ी होती है, थोड़ी ऑब्लिक है। थोड़ी सी ऑब्लिक होने की वजह से या ऑब्लोंग होने की वजह से इसको नाम क्या देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या क्या काम करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है कि यहां से बच्चे सिग्नल जाता है किसके लिए, एएनएस के लिए। सिग्नल किसके लिए गया, एएनएस। समझिएगा, देखो वोमेट सेंटर यही रेगुलेट कर रहा था, या वोमेट सेंटर यही था। वोमेट सेंटर के बाद फिर आपने कहा आरआरसी यही था, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आपने कहा कि सीएस यानी कि कार्डियक सेंटर भी यहीं पर मौजूद है, तो कार्डियक सेंटर भी यहीं पर पाया जा रहा है। तो आपने कहा वोमेट सेंटर, आरआरसी और कार्डियक सेंटर, ये तीनों चीजें कहां मौजूद हैं, मेडुला में। तो मेडुला ऑब्वियस सी बात है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जहां एनसीईआरटी कहती है कि ये जो मेडुला है ये आपके अंदर रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट कर रहा है बेटा, रेस्पिरेशन। ऑब्वियस सी बात है आरआरसी है इसके पास, तो रेस्पिरेशन में इसका रोल है। फिर कहा कि ये न केवल रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, बल्कि कहा कि रेगुलेट करता है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। इसे रेगुलेट करेगा बेटा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। यानी कि जब भी अगर आपकी बॉडी की ब्लड डिमांड बढ़ेगी या बॉडी के किसी ऑर्गन को ब्लड की आवश्यकता अगर बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में काम कौन कर रहा होगा, मेडुला। तो ये मेडुला ने क्या किया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को ऑपरेट कराया। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के अलावा यहां पे कहा जाता है कि रेगुलेट करता है आपके अंदर गैस्ट्रिक सेक्रीशंस। क्या रेगुलेट करता है बेटा, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को। कैसे रेगुलेट करता है, तो देखिए गैस्ट्रिक सेक्रीशन के लिए समझेंगे एक बार। यहां से बेटा एक नर्व निकलती है जिसका नाम है वेगस नर्व। नाम क्या होता है, वेगस नर्व निकलती है। और ये जो वेगस नर्व है ये आपकी बेटा 10th नंबर की क्रेनियल नर्व। तो वेगस नर्व कौन से नंबर की है, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, जिसको आप बोलते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व जब भी अगर एक्टिवेट होती है, तो वेगस नर्व आपके अंदर गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को प्रमोट करती है। ये आपके अंदर गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को क्या करेगी, प्रमोट करती है। यानी कि गैस्ट्रिक सेक्रीशन का मतलब है HCl और एंजाइम्स के सेक्रीशन को क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। तो बढ़ाना यहाँ पे काम किसका होता है, तो अपन ने कहा कि सेक्रीशंस को प्रमोट करना, इन सेक्रीशंस को बढ़ाना, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है आपके पास, वेगस नर्व यहाँ रेस्पॉन्सिबल है। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? फटाफट इसके बारे में लिखेंगे, फिर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रेन स्टेम की अपन शुरू में बात कर ही चुके हैं, सबसे लास्ट में एनसीईआरटी में देखेंगे। ब्रेन स्टेम के बारे में आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला है। ये तीनों चीजें एक ही एक्सिस पे लोकेटेड होती हैं, तो इसीलिए इन तीनों को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम कहा जाता है। किसमें, किसके, सेरिबेलम में, हाँ, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बेटा मुड़ा हुआ। जैसे देखो बाकी जगह स्मूथ थी ना, इसमें क्या होता है, ऐसे करके मुड़ा हुआ है। तो मुड़ा हुआ होने से क्या होगा, सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिलेगा ना। अभी अपन डायग्राम एक बार देखते हैं। अभी एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये अपन ने कहा कि इससे पहले आपने फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी। यहाँ एनसीईआरटी जो लिखती है वो ये कहानी लिखती है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी ने कहां पे क्या क्या बातें कही है। चलिए, अब एक बार जरा देखते हैं कि एनसीईआरटी ने जो अपने को डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई हैं। एक बार जरा अपन ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले आप देखो, हमने कहा कि फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनको मिला करके क्या कहा गया है, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के अंदर आप देखिए, आपको ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिखाई है, इसका नाम क्या बेटा, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। अब अगर आप अपने क्रेनियम की बोन्स की लोकेशन अगर आप देखें, तो बच्चे इस वाले पार्ट में कौन सी बोन पाई जाएगी, फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे ये वाला जो लोब है, इसको नाम देते हैं फ्रंटल लोब। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए अपन लिखेंगे नहीं, बस एक बार सुनते जा रहे हैं। सबसे पहले इसे क्या कहा, फ्रंटल लोब कहा। फ्रंटल लोब कहां तक है, तो आप देखो, यहां से अपन चले, ये यहां से यहां तक आए, और यहां से लगभग ये इधर का शुरू का ये वाला पार्ट ऊपर ऊपर की तरफ चलेंगे, और ये रेड वाला जो एरिया है यहां तक का पार्ट क्या कहा जाता है, फ्रंटल लोब कहा जाता है। अब ये फ्रंटल लोब आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज, थॉट, इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, फ्रंटल लोब जिम्मेदार होता है। पर फ्रंटल लोब आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। यानी कि अगर फ्रंटल लोब में कोई डैमेज हो, तो क्या उस कंडीशन में सरवाइव किया जा सकता है, हाँ। फ्रंटल लोब में डैमेज होने पर भी आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि हमने कहा कि क्योंकि हमारे सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इसलिए इसमें डैमेज होने पर जो पर्सन है, उसका जो बिहेवियर है वो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज होगा। तो फिर आपने कहा कि फ्रंटल के बाद ये जो रेड वाला एरिया था, इसको आपने नाम क्या दिया था, जनरल मोटर एरिया। फिर आपने कहा कि हेड के टॉप पे कौन सा बोन पाई जाएगी, पैराइटल। देखो, यहां से स्टार्ट करना, यहां तक आप आएंगे और यहां तक आप जाएंगे। ये वाला जो एरिया है, सॉरी, यहां से स्टार्ट किया, ये बच्चे यहां तक आए और इधर वाली लाइन तक जाना है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब आपको बताता है, देखिए इसके अंदर सोमैस्थेटिक एरिया है, या आपको बताता है टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनके बारे में। इसके अलावा पैराइटल लोब का काम होता है कि आप जो एनालॉग क्लॉक देख पाते हैं वो पैराइटल लोब की वजह से ही है। यानी कि जब हमने घड़ी देखना सीखी थी, तो शुरू में हमें सिखाया गया कि देखो, जितने पे बड़ी सुई हो उसमें 5 का गुणा करना, फिर 5 का गुणा करने पे आपको मिनट मिल जाएंगे। अब जब भी अगर आप घड़ी देखते हैं, तो क्या हर बार आप ऐसा कर रहे होते हैं कि 5 की टेबल पढ़ते हैं, नहीं ना। बस घड़ी देखी, आपने टाइम बता दिया। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये कौन करता है, पैराइटल लोब का काम है। मैप में अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, यानी कि अगर ये पैराइटल लोब काम ना करे, तो गूगल मैप आपके किसी काम का नहीं है। गूगल मैप का आप प्रयोग कर पाते हैं इस पैराइटल लोब की वजह से। ये पैराइटल लोब आपको ड्रेसअप होने में मदद करता है।
यानी कि शर्ट अपनी जगह और पैंट अपनी जगह बना रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पैराइटल लोब की जिम्मेदारी है कि ये आपको ड्रेसअप होने में मदद करता है। पैराइटल के बाद फिर आप देखेंगे ध्यान से, यहां बच्चे पीछे की तरफ ये ऑसिपिटल बोन यहां पाई जाएगी, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब आपके अंदर विजन और विजन से रिलेटेड जो भी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस हैं उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आपने कहा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑसिपिटल लोब। विजन के लिए कौन? ऑसिपिटल लोब। सेंसरी फंक्शन किसके हैं? पैराइटल लोब के। इंटेलिजेंस के लिए कौन? फ्रंटल लोब। फिर आप देखिए यहां पर आपको ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा है इसको बच्चे अपन बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोब। हमारे अंदर हियरिंग के लिए जिम्मेदार यही टेम्पोरल लोब होता है, जो कि आपके अंदर सुनने के लिए जिम्मेदार है। फिर आप देखें यहां आपको दिख रहा है कॉर्पस कैलोसम। ये क्या दिखाई दिया? कॉर्पस कैलोसम दोनों हेमीस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है। फिर आपने कहा कि ये जो फोर ब्रेन है इसमें सेरिब्रम के नीचे की तरफ कौन मौजूद होगा? डायंसेफलॉन, यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद है। ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है इसमें अपन ने कहा कि ऊपर की तरफ वाला पार्ट कौन होगा? थैलेमस, और नीचे की तरफ वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। यानी कि आप देखिए थैलेमस ऊपर की तरफ है जबकि हाइपोथैलेमस कहां मौजूद होता है? नीचे। हाइपोथैलेमस से ही अटैच्ड आपको यह पिट्यूटरी दिख रही है, तो ये पिट्यूटरी इसी हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होती है। अब एनसीईआरटी की एक लेबलिंग गड़बड़ है। एनसीईआरटी ने आप देखिए मिड ब्रेन को मार्क कर रखा है यहां पे, जबकि ये जो एरिया है ये बच्चे एरिया किसका था? कायदे से मिड ब्रेन को मार्क करना था यहां, ये जगह थी जिसे मार्क किया जाना था कि ये वाला एरिया मिड ब्रेन का है। पर एनसीईआरटी ने लेबलिंग गलत कर रखी है। पर अपने को एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने लेबलिंग कहां की है। हालांकि ये लेबलिंग के साथ एग्जाम में कभी पूछा जाएगा किसी भी माइनर मेजर नीट में, इस बात की संभावनाएं जीरो हैं, क्योंकि इस डायग्राम को आपको पता है कि एक पेज दो सेक्शन में डिवाइडेड आता है। आधे सेक्शन में डिवाइड करके इस डायग्राम को छाप पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। तो इस डायग्राम पे बेस्ड लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। फिर भी अपने को पता होना चाहिए एनसीईआरटी कहां गड़बड़ है। तो अपन ने कहा कि मिड ब्रेन की लेबलिंग गड़बड़ है, ये वाला एरिया मिड ब्रेन है। क्या आपको मिड ब्रेन में देखिए सेरिब्रल एक्विडक्ट दिख रही है? सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद ऊपर की तरफ आपको यहां डॉर्सल साइड की तरफ दो राउंड स्वेलिंग भी दिखाई दे रही है, इन्हीं का नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है। मिड ब्रेन के बाद ये जो सोलन पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है? पॉन्स। पॉन्स आप देखिए, पॉन्स न केवल मेडुला को मिड ब्रेन से जोड़ेगा बल्कि इन दोनों पार्ट्स को सेरिबेलम के साथ भी जोड़ता है। यहां पॉन्स में आप देखिए आपको एक वेंट्रिकल दिख रहा है, यानी कि बड़ी सी जगह आपको दिख रही है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। पॉन्स के डॉर्सल साइड पर क्या मौजूद है? सेरिबेलम मौजूद है। सेरिबेलम में आप देखिए अंदर आपको लाइट यानी कि व्हाइट मैटर दिख रहा है, बाहर की तरफ डार्क यानी कि ग्रे मैटर आपको दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है कि ग्रे मैटर यहाँ पे फोल्डिंग्स के फॉर्म में है? तो आपने क्या कहा था कि सरफेस कन्वोल्यूटेड है टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर न्यूरॉन्स। फिर आपने कहा कि अंदर जो व्हाइट मैटर है ये क्या बनाता है? आर्बर व्हाइट है, ये ट्री ऑफ लाइफ बनाता है। ये स्ट्रक्चर पूरी एक ट्री जैसी दिखाई देती है, इसीलिए आप बोलते हैं आर्बर व्हाइट है, या ट्री ऑफ लाइफ आप नाम देते हैं। तो आपने कहा ये वाला पार्ट हो गया आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या था? बॉडी बैलेंस बनाना। फिर आप देखिए पॉन्स के बाद फिर अगला रीजन कौन सा आता है? मेडुला। थोड़ा सा नीचे मार्क किया है, कायदे से यहां पे लेबल करना चाहिए था, ये जगह मेडुला की। तो मेडुला आपके ब्रेन में सबसे नीचे का पार्ट। मेडुला के बाद अब आगे कंटिन्यू कौन कर रहा है? तो आपने कहा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आपको याद आता है कि लास्ट चैप्टर में हमने एक फोरामेन मैग्नम की बात की थी कि ऑसिपिटल बोन के अंदर फोरामेन मैग्नम पाई जाती है, जो बॉडी की सबसे बड़ी ओपनिंग है और जहां से मेडुला कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको एक कैनाल दिख रही है और ये जो कैनाल है इसका नाम होता है सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर क्या भरा होगा? सीएसएफ। तो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है क्या वो अपने को समझ में आ गया क्या क्या बातें हैं इसके अंदर? फिर इसके बाद अब लौट के फिर वापस से आ जाते हैं अपन
यहां पे देखें बच्चे, एनसीईआरटी ने ब्रेन के बाद जो बात की है वो अब बात की है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। एनसीईआरटी स्पाइनल कॉर्ड की कोई बात नहीं करती है। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड अपने आप में एक पार्ट है, बहुत सारी कहानी उसके अंदर है कि कॉर्डा इक्विना क्या होता है, फिलम टर्मिनल क्या होता है, फ्यूनिकुलस क्या होते हैं, लेमाइना कितने पाए जाते हैं, पर वो सब नीट के लिहाज से फर्जी कहानियां हैं जिनका कोई मतलब नहीं है नीट के हिसाब से। अब अपन आते हैं अगले पार्ट पर। तो आगे अपन बात करते हैं अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि जब भी आप किसी एक्सट्रीमली हॉट, क्या आगे एक्सट्रीमली शब्द लगाया है, ध्यान रखें, थोड़ी बहुत गर्म चीज को छूने पर रिफ्लेक्स नहीं होता है। कब होगा? एक्सट्रीमली हॉट। कोल्ड यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड। पॉइंटेड यानी कि नुकीला, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से अगर आप टच होते हैं, या इसमें कहा आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा जो स्कैरी है। स्कैरी मतलब डरावना। स्कैरी मतलब क्या हुआ? डरावना। जैसे छिपकली। ठीक, छिपकली भी डरावना एनिमल होता है कि नहीं? कितने लोगों के लिए? और बाकी तुम तो छिपकली सूप बना के पी जाते हो। जितने को अगर छिपकली दिखाई दे जाए ना, दूर ही दूर भागते हैं। तो कुल मिला के कहा स्कैरी एनिमल। स्कैरी के बाद लिखा पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब क्या हुआ? जहरीला। जैसे कि स्नेक की बात कर सकते हैं। कहा कि इनमें से अगर कोई भी एनिमल आपको दिखाई देता है तो अब ध्यान दें, तो आपके अंदर एक सेट पैटर्न में बिहेवियर ऑपरेट होता है। इस सेट पैटर्न में ऑपरेट होने वाले बिहेवियर को आप बच्चे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कब ऑपरेट होगा? जब भी आपने कहा एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, स्कैरी या पॉइजनस एनिमल। यानी कि आप ध्यान दें, ये सारी कंडीशंस आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। इन सारी कंडीशंस में आपको नुकसान हो सकता है। तो वो सिचुएशंस जिनके अंदर आपको नुकसान हो सकता है, उन सिचुएशंस में आपके अंदर काम कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। सेट पैटर्न में बिहेवियर होता है। क्या रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सीएनएस इन्वॉल्व होता है? हाँ। क्या रिफ्लेक्स एक्शन में सीएनएस इन्वॉल्व है? हाँ। डायग्राम में देखो, स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। अगर स्पाइनल कॉर्ड यहां पे है तो इसका मतलब है सीएनएस इसके अंदर इन्वॉल्व है। पर पढ़ेंगे थ्योरी में, यहां पे कहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री। तो इसमें क्या कहा? इनवॉलेंट्री। पर देखिए आगे, एनसीईआरटी यहां इनवॉलेंट्री को एक्सप्लेन करती है। जनरली जब बात आती है इनवॉलेंट्री की, तो हम उसे डायरेक्टली ले जाके कोरिलेट कर देते हैं इनवॉलेंट्री मसल से। यहां इनवॉलेंट्री का मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स नहीं है। यहां इनवॉलेंट्री का मतलब है एक ऐसा काम जिसके अंदर आपका कोई कॉन्शियस थॉट या एफर्ट अगर शामिल ना हो, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? इनवॉलेंट्री कहेंगे। एक ऐसा काम जिसके अंदर आपका कोई कॉन्शियस थॉट या कॉन्शियस एफर्ट या प्लान मूवमेंट अगर शामिल ना हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। और इस टाइम पे हम कहेंगे कि ये काम कैसा है? इनवॉलेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक पेन है, मैं अगर बिना बताए ये पेन अगर इस बालक की तरफ अगर फेंक के मारूं, तो उस कंडीशन में होगा कि अपने आप बॉडी में एक रिफ्लेक्स है कि तुरंत इसका राइट हैंड क्या होगा? फेस के सामने आ जाएगा, ये अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे जो काम किया, क्या उसमें कोई कॉन्शियस थॉट था? कुछ सोच समझ के काम किया? नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें कि मान लो अगर इसे अपने पड़ोसी को से कुछ बात करनी है, या पड़ोसी से कुछ कहना है, या कुछ चीज देनी है, तो उससे पहले ये देखेगा कि अच्छा सर थोड़ा सा पीछे घूमे, फिर बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू करें, तो फिर मौका मिलेगा बात करने का। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस एफर्ट शामिल है। क्या रिफ्लेक्स एक्शन में इनवॉलेंट्री मसल्स ही शामिल होती हैं? नहीं। क्या रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री होता है? नहीं। रिफ्लेक्स में जब आप इनवॉलेंट्री डिफाइन कर रहे हैं, देन आर यू टॉकिंग अबाउट इनवॉलेंट्री मसल? नहीं। आप बात किसके बारे में कर रहे हैं? आप बस इनवॉलेंट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां जो काम है वो कैसा होना है? विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट, एफर्ट या प्लान के कोई काम होना है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स कहा जाता है। और ये सेट पैटर्न के अंदर ऑपरेट होते हैं। कैसे ऑपरेट होते हैं? तो आप देखिए, यहां पे एनसीईआरटी ने आपको एक रिफ्लेक्स बताया है जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा? नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं।
इस रिफ्लेक्स का नाम क्या है? नी जर्क रिफ्लेक्स। कब परफॉर्म किया जाता है? तो अगर हमें किसी पर्सन के नर्वस सिस्टम को टेस्ट करना है, ये पर्सन का नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए एकदम प्रिलिमिनरी सा टेस्ट होता है नी जर्क रिफ्लेक्स। पेशेंट को एक ऊंची सी चेयर पे बिठाया जाता है। चेयर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि पेशेंट के जो पैर हैं वो जमीन से टच ना हो रहे। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक हैमर, जो ऑब्वियसली रबर का ही बना होना चाहिए, ठीक, लोहे का नहीं चलेगा, रबर हैमर से उसके पटेला बोन पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक कहां करना है? पटेला बोन पे। पटेला मतलब क्या हुआ? नी कैप। यहां पे स्ट्राइक किया। अब कहानी को समझेंगे, एनसीईआरटी क्या क्या बताना चाहती है हमें। तो एनसीईआरटी ने कहा कि ये थाई वाला रीजन हुआ, इसके बाद कहा कि ये हो गया नी वाला पार्ट, और फिर इसके बाद कहा कि ये हो गया लोअर लिप। फिर आपसे कहा कि हैमर आपके पास ये है, तो ये आपके पास बेटा क्या हो गया? हैमर। और हैमर को आपने स्ट्राइक कहां किया है? पटेला पर। आपने कहा कि ये ऊपर की तरफ क्या गया बेटा? फीमर। इसके बाद ये वाली बोन कौन सी हो गई? पटेला। फिर आपने कहा कि ये नीचे आ गई टिबिया फिबुला। ठीक, टिबिया बोन मान लेते हैं, इसे मेन टिबिया होती है, आपको पता है। अब आपने कहा कि थाई में जो मसल्स पाई जाएंगी, यहां पे दो सेट ऑफ मसल होगा। एक मसल आप देखिए बच्चे ऊपर की तरफ आपको दिखाई है, एक मसल कहां दिखाई है? ऊपर की तरफ। वहीं पर एक मसल आपको यहां नीचे की तरफ दिखाई है। तो कितनी मसल्स आपको दिखाई हैं? दो। अब यहां देखिए, जो आपको इसके अंदर रेस्पॉन्स दिखाया है, ये रेस्पॉन्स जो आता है, ये टुवर्ड स्टिमुलस है या अवे फ्रॉम स्टिमुलस है? ध्यान देना। डॉक्टर यहां बैठा है, यहां बैठ करके वो स्ट्राइक कर रहा है पटेला पर। लोअर लेग में जो मूवमेंट हो रहा है, वो टुवर्ड हो रहा है या अवे हो रहा है? टुवर्ड या अवे? किधर हुआ? टुवर्ड ना। तो अपन ने कहा कि यहां जो रेस्पॉन्स आएगा, ये रेस्पॉन्स क्या रहेगा? तो आपने कहा कि दिस रेस्पॉन्स इज टुवर्ड स्टिमुलस। किधर होगा बेटा? टुवर्ड स्टिमुलस। तो यहां जो रेस्पॉन्स होता है, ये स्टिमुलस की तरफ होना है। देखो ध्यान से एनसीईआरटी, नीचे एनसीईआरटी ने एरो बनाया है कि नहीं? तो जो रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ हो रहा है कि अपोजिट? स्टिमुलस की तरफ होता है, स्टिमुलस से अपोजिट नहीं होता। अब यहां देखेंगे, अब यहां पे जो रिसेप्टर है वो कौन है? ये सारी कहानी समझने से पहले एक बार स्पाइनल कॉर्ड बना लेते हैं। यहां बच्चे आपने स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसफर सेक्शन बनाना है। यानी कि अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड लेट से ऐसे है, मैंने ऐसे क्या किया? ऐसे करके काटा है। तो जब ऐसे सेक्शन काटेंगे, तो सेक्शन काटने पे अपने को स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें आपको ऑब्वियसली एक सेंट्रल कैनाल दिखाई देने वाली है। तो ये इसकी सेंट्रल कैनाल है। इसके चारों तरफ अगर आप देखें, तो आपको यहां पर दिखने वाला है एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रे मैटर का बना है कि वाइट? क्योंकि आपने कहा है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को छोड़ करके बाकी सब जगह पे ग्रे मैटर बाहर, जबकि व्हाइट मैटर कहां होगा? अंदर। तो आपने कहा कि ये क्या हो गया इसके अंदर बेटा? ग्रे मैटर। अच्छा, उल्टा बोल दिया, कोई बात। चलिए, तो अपन ने कहा कि यहां ग्रे मैटर अंदर, जबकि बाहर की तरफ क्या रहेगा? व्हाइट मैटर। आप डायग्राम में एक अंतर या एक चीज पे आप ध्यान देंगे, ये जो साइड है बच्चे, ये स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड है। डॉर्सल मतलब ये हमारी बैक की तरफ की साइड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रल साइड है। दोनों में एक अंतर होता है। डॉर्सल साइड वाली ग्रूव उतनी गहरी नहीं होती, जितनी ज्यादा डीप आपको वेंट्रल साइड वाली ग्रूव मिलेगी। एनसीईआरटी में देखो, क्या डायग्राम में दिख रहा है आपको कि वेंट्रल साइड वाली ग्रूव ज्यादा गहरी है, जबकि डॉर्सल साइड वाली ग्रूव उतनी ज्यादा गहरी नहीं है। तो आपने कहा कि यहां पर बाहर व्हाइट मैटर, अंदर की तरफ क्या मौजूद है? ग्रे मैटर प्रेजेंट है। अब इसमें
जो स्पाइनल कॉर्ड है यहां से निकलनी है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व कैसे निकलेगी, तो उसके लिए देखें, अब ये स्पाइनल कॉर्ड की आपके पास बेटा रूट कितनी बन गई, दो। यानी कि यहां देखें, अब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाने या अंदर आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक जो है वो आपके पास ये है, और रास्ता नंबर दो आपके पास ये है। यही दो रास्ते हैं जहां से आप स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर सकते हैं या आप स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा सकते हैं। अब मुझे बताएंगे, ऊपर वाला जो है इसे डॉर्सल रूट कहा जाए या वेंट्रल, क्या नाम दोगे, क्यों नाम दोगे, क्योंकि डॉर्सल साइड में। नीचे वाला जो है इसको नाम क्या दिया जाएगा, वेंट्रल रूट। तो कितने रूट हो गए, तो एक हुआ डॉर्सल और दूसरा हुआ वेंट्रल। अब फिर से यहां आते हैं, इधर आप देखें, एनसीईआरटी ने यहां दिखाया है कि ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है। तो यहां पे कहा कि मसल स्पिंडल है। इधर आपसे क्या कहा कि यहां पर क्या मौजूद है, मसल स्पिंडल। देखो एनसीईआरटी में टर्म मिली, क्या मौजूद है, मसल स्पिंडल है, और मसल स्पिंडल ही यहां पर रिसेप्टर है। तो मुझे बताएंगे, नी जर्क रिफ्लेक्स में जो रिसेप्टर है वो पटेला बोन पर है या मसल में है, कहाँ है, मसल में। और इसका नाम क्या है, मसल स्पिंडल। तो रिसेप्टर का नाम क्या है, मसल स्पिंडल, जो कहां पाया जा रहा है, मसल के अंदर। अब यहां से इंफॉर्मेशन किसके पास जानी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि इसमें सीएनएस इन्वॉल्व होता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास जब इंफॉर्मेशन भेजनी है तो ले जाने वाली जो नर्व होगी, ये बेटा सेंसरी है कि मोटर, एफरेंट की इफरेंट, ये एफरेंट नर्व यहां इंफॉर्मेशन लेकर के गई। और आप देखें डॉर्सल रूट में क्या आपको यहां एक स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दिखा, ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का अब ये वाला जो पार्ट है ये यहां जाके दो एंडिंग बनाएगा। एक एंडिंग ये बना और दूसरा ये बना। कितनी एंडिंग बनी यहां पे, दो। एक ये बना और एक ये बन गया। तो बताएंगे, आपने स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के टाइम पर जो लिखा था डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। और डॉर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी होती है कि मोटर, स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट कैसी है, सेंसरी। ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाएगी, ग्रे मैटर तक। तो कौन से बालक को अभी तक इतनी बात समझ में नहीं आई। यहां बेटा आपने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से कहां जाना है, सीएनएस के पास। ये यहां पे कहा कि जो रेस्पॉन्स है यानी कि पैर कहां होगा, आगे की तरफ। नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं नी जर्क की, विड्रॉल रिफ्लेक्स है वो अलग बात करेंगे। अभी जो मूवमेंट है वो आप एनसीईआरटी में देखो, डायरेक्शन आपको कहां दिखाई है, आगे की तरफ डायरेक्शन दिखाई है। तो जो रेस्पॉन्स आता है वो किधर की तरफ आ रहा होगा, स्टिमुलस की तरफ ही रेस्पॉन्स आएगा। यानी कि जो पैर में मूवमेंट है वो कहां पर होगा, आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा होगा। इतनी बात क्लियर। अब यहां देखिए, सारे बालक करेंगे, एक बार अपने पैर को, राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाओ, और फिर उसके बाद देखो कि थाई मसल में ऊपर वाली मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया या नीचे, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऊपर की नीचे। यहां पे पैर अगर आगे ले जाना है तो पैर को आगे ले जाने के लिए कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, ऊपर के नीचे, किसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ऊपर। तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब जाकर के पहुंचा कहां पर, तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर पहुंचा। इसके बाद यहां पर अब बना एक साइनेप्स। साइनेप्स बनने के बाद अब यहां से एक न्यूरॉन गया जो स्पाइनल कॉर्ड की कौन से रूट से होकर के जा रहा है, वेंट्रल। और इसने जाकर के सिग्नल इस वाली मसल को सिग्नल दिया। तो यहां पर अब ये जो न्यूरॉन जा रहा है येलो वाला, ये बच्चे सेंसरी है कि मोटर, ये कैसा है, मोटर। जब इस मोटर ने इंफॉर्मेशन दी तो इंफॉर्मेशन देने पर अब यहां पे आगे मूवमेंट हुआ, आपका काम हो गया ना। आपको सिर्फ इतना करना था
कि आपको रिसेप्टर से स्टिमुलस पहुंचाना था सीएनएस के पास, और सीएनएस से मोटर सिग्नल आना था जिसकी वजह से पैर में आगे की तरफ मूवमेंट हो जाए। तो ये जो पूरा पाथवे है, इस पाथवे को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क में आपने कहा कि स्टिमुलस से लेकर के रेस्पॉन्स के बीच का जो पाथवे है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच के पाथवे को ही कहा जाता है जो है रिफ्लेक्स आर्क नाम देते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसमें कम से कम क्या होना चाहिए? मिनिमम, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो कम से कम एक सेंसरी न्यूरॉन हो। कम से कम एक क्या होना चाहिए? सेंसरी न्यूरॉन। ध्यान दें, अगर यहां से हम येलो वाले न्यूरॉन को उड़ा दें तो क्या ये रिफ्लेक्स आर्क ऑपरेट होगा? नहीं। ग्रीन वाले को उड़ा दे तो भी नहीं होगा। तो आपने कहा कम से कम एक सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए और एटलीस्ट एक मोटर न्यूरॉन होना चाहिए। मोटर न्यूरॉन कम से कम कितना हो? एक। तो मोटर न्यूरॉन कम से कम कितना? एक। यहां पर ये जो पूरा पाथवे ऑपरेट हुआ, थ्योरेटिकली अभी हम बात करें, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे, थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो यहां इस पूरे रेस्पॉन्स के अंदर या इस पूरी कहानी में साइनेप्स कितने बने? एक या एक से ज्यादा? साइनेप्स कितना बना? एक। अगर आप देखें न्यूरॉन्स के बीच में केवल एक साइनेप्स बना, जो यहां पे ग्रे मैटर के अंदर बना, तो ग्रे मैटर के अंदर ये जो यहां साइनेप्स बना उसका नंबर क्योंकि एक था, तो इसीलिए आपने कहा कि ये जो नी जर्क रिफ्लेक्स है, ये नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है? तो आपने कहा कि ये मोनोसाइनेप्टिक है। ये कैसा होता है बेटा? मोनो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। यानी कि यहां पर साइनेप्सिस कितने बनते हैं? एक। ये बात अपने को एनसीईआरटी से समझ में आती है, ये मोनोसाइनेप्टिक है, इसके अंदर एक यहां पर बना। अब देखेंगे आगे। अब एक काम करो, वॉलेंटरीली अपनी थाई मसल्स में ऊपर और नीचे दोनों मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कराओ खुद से, ठीक? और फिर देखो कि क्या लोअर लेग में कोई मूवमेंट होता है कि नहीं। थाई मसल्स में ऊपर और नीचे दोनों मसल्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन कराना है और फिर बताना है कि लोअर लेग में कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। हाँ कि नहीं? नहीं होता। यहां ध्यान देंगे, ये दोनों मसल्स एंटागोनिस्टिक होती हैं। ध्यान बेटा, ये दोनों मसल्स क्या है? एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। दोनों मसल्स का काम एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्या होगा अगर आपने दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, तो फिर लिम्ब मसल्स के अंदर, लोअर लेग के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि जब आप यहां कॉन्ट्रेक्शन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां कॉन्ट्रेक्शन करा रहे हैं, देन एट द सेम टाइम आपको यह भी इंश्योर करना है कि इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो या नहीं हो। नहीं हो। आपको क्या चाहिए कि इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होना चाहिए। अब कॉन्ट्रेक्शन नहीं कराना, तो उसके लिए देखो तरीका। यहां पे अब एक आया इंटर न्यूरॉन। कौन आया बोलो तो? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सीएनएस के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां अब जो न्यूरॉन आया, इस न्यूरॉन को आपने क्या नाम दिया बेटा? इंटर न्यूरॉन। तो आपने कहा कि यहां पर कौन आ गया? इंटर न्यूरॉन है। ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन अब कनेक्ट किसके साथ होगा? तो यहां देखिए, अब इस इंटर न्यूरॉन के बाद यहां से अब सिग्नल लेकर के जाना काम होगा एक और मोटर न्यूरॉन का, यानी कि एक साइनेप्स और बना। इसको चलिए दूसरे कलर से बनाते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर अब देखिए एक और साइनेप्स बना, एक और मोटर न्यूरॉन गया। ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये इंफॉर्मेशन ले जा करके इस वाली मसल को देने वाला है, और इस मसल को अब सिग्नल ये दिया जाएगा कि अब आपको काम नहीं करना, अब तुमको काम नहीं करना है। तो काम नहीं करने का सिग्नल किसने दिया? ब्लू वाले ने। तो यानी कि अब जरा ध्यान करेंगे साइनेप्स को। साइनेप्स पे आपने कहा था कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कैन बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। यानी कि अगर मैं बात करूं ऊपर वाली मसल के केस में,
तो यहां पर जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये बेटा एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी? ऊपर वाले के केस में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि यहां पर जो रेस्पॉन्स आया वो कैसा था बेटा? एक्साइटेटरी था। वहीं पर नीचे वाले के केस में जो रेस्पॉन्स आया इसे क्या कहा जाता है? इनहिबिटरी। तो नीचे वाला क्या कहा जाएगा? इनहिबिटरी रेस्पॉन्स यहां पर आया। ध्यान दें, अगर इस पूरी कहानी में से मैं ब्लू वाले को उड़ा दूं, ब्लू वाला गायब, तो क्या ये रिफ्लेक्स ऑपरेट होगा? हाँ या नहीं? होगा। अगर ब्लू वाला नहीं होगा तो भी चलेगा, ब्लू वाले का यहां कोई काम नहीं है। इसने क्या किया था? आईपीएसपी तो ऑपरेट कराया था ना। अगर मैं येलो वाले को उड़ा दूं तो रिफ्लेक्स ऑपरेट होगा कि नहीं? अगर मैं यहां पर ग्रीन वाले को उड़ा दूं तो भी ऑपरेट नहीं होगा। यानी कि इन तीनों में अगर आपसे बात की जाए तो आप इनमें से किसको हटा सकते हैं? ब्लू वाले को। बाकी क्या आप येलो और ग्रीन वाले को हटा सकते हैं? नहीं, येलो और ग्रीन वाले को इसमें से हटाया नहीं जा सकता है। ये दोनों बेटा मैंडेटरी है। यही साथ में एक बात समझेंगे और कि अगर आप देखें तो बेटा ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, ये है आपका स्पाइनल नर्व। इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब आप देखें, ये जो स्पाइनल नर्व है, क्या आपको यहां दिख रहा है कि मिक्स्ड है? क्या हमने बात की थी सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती हैं? यानी कि स्पाइनल नर्व में क्या सेंसरी पार्ट मौजूद है? यस। क्या मोटर पार्ट है? हाँ। स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट कैसी है? सेंसरी की मोटर? डॉर्सल रूट। और वेंट्रल रूट? डॉर्सल रूट कैसा हुआ? सेंसरी। जबकि वेंट्रल रूट कैसा रहेगा? मोटर। फिर से एक बात ध्यान देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन आपने कहा बॉडी में होने वाली कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो कि सेट पैटर्न में ऑपरेट होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो सेट पैटर्न में ऑपरेट होनी चाहिए, आप उसे क्या कहोगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। फिर अगला अपन ने कहा कि जो रिफ्लेक्सेस हैं ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इनवॉलेंट्री मसल इन्वॉल्व होती है या कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता? इनके ऊपर कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री है। सबसे कॉमन रिफ्लेक्स कौन सा हुआ? नी जर्क। इसमें स्टिमुलस आपने कहां दिया? पटेला पर रिसेप्टर पटेला पर है या मसल पर है? रिसेप्टर का नाम क्या है? मसल स्पिंडल। यहां से जो सेंसरी न्यूरॉन गया ये स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट से एंटर करेगा कि वेंट्रल? डॉर्सल रूट से एंटर किया। स्पाइनल कॉर्ड के पहले व्हाइट मैटर में, फिर कहां पहुंचेगा? ग्रे मैटर में। इसने साइनेप्स किसके साथ बनाया? मोटर न्यूरॉन से। किसके साथ बनाया? मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन थाई मसल में ऊपर वाली मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराएगा कि रिलैक्सेशन? इसकी वजह से जो रेस्पॉन्स आएगा, इस रेस्पॉन्स में क्या होगा कि जो मूवमेंट है वो टुवर्ड स्टिमुलस हुआ या अवे फ्रॉम स्टिमुलस? टुवर्ड स्टिमुलस यहां मूवमेंट होता है। फिर आपने कहा कि यहां पर एक और न्यूरॉन मौजूद होगा जिसको एक और न्यूरॉन यहां पर होगा जिसको सिग्नल कौन दे रहा होगा? इंटर न्यूरॉन। ये जो इंटर न्यूरॉन है ये जुड़ा तो सेंसरी न्यूरॉन से ही है, पर ये इंटर न्यूरॉन जिस ब्लू वाले को सिग्नल दे रहा है, ये ब्लू वाला मसल के पास पहुंच करके डेवलप क्या कराता है? एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल? इनहिबिटरी डेवलप कराया इसने। तो यहाँ पे लोअर वाली जो मसल है इसने अपना काम किया कि नहीं? नहीं, लोअर वाली मसल अपना काम नहीं करती। क्या इतनी बात अपने को समझ में आ जाती है? एक बार पढ़ो एनसीईआरटी, फिर आपको कुछ बातें और बताई जाए जो अदर देन एनसीईआरटी, फिर आगे बढ़े। हमने कब कहा कि सीएनएस यूज नहीं होता? बिल्कुल यूज होता भैया। स्पाइनल कॉर्ड क्यों बनाया? स्पाइनल कॉर्ड है ना, अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो सीएनएस है कि नहीं? रिलैक्स कैसे नहीं होगी? क्यों?
तो फिर रिफ्लेक्स वॉलेंट्री थोड़े, अभी रिफ्लेक्स थोड़े ऑपरेट हो रहा है। अगर जब रिफ्लेक्स ऑपरेट होगा तो रिफ्लेक्स होता ही इनवॉलेंट्री है, आपका वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म। चलिए अब जरा एक बात सुनेंगे, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सेस को बेटा हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला, बेटा इधर, ठीक, वो पंखा बंद हो जाएगा अपने आप, ये चल रहा है चलता रहे, तुम्हें उसे चलाने की जरूरत नहीं है। विज्ञान ने अब तक इतनी तरक्की तो करी दी है कि अपन ने कहा पहले टाइप के रिफ्लेक्सेस जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। वहीं पर जिनके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व हो उनको हम बोलते हैं क्रीनियल रिफ्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल यॉर्निंग, स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवेशन, ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं ये क्रीनियल रिफ्लेक्सेस होते हैं। इन रिफ्लेक्सेस में अर्जेंसी नहीं होती, यानी कि रिफ्लेक्सेस तुरंत ऑपरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इनमें थोड़ा सा टाइम होता है। वहीं पर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो है उनके अंदर अर्जेंसी होती। फॉर एग्जाम्पल नीजर रिफ्लेक्स आपने सुना या पढ़ा। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं जो है विड्रॉल रिफ्लेक्स। क्या कहा जाता है? विड्रॉल रिफ्लेक्स। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपने बेटा क्या करना है कि आपको पर्सन के पैर में यहां पे एक सुई चुभानी है। अब क्या करना है? सुई चुभानी है, ठीक। जैसे ही अगर आप निडल प्रिक करेंगे तो निडल प्रिक करने पर आपको क्या लगता है कि ये जो मूवमेंट है अब ये टुवर्ड स्टिमुलस होगा या अवे फ्रॉम स्टिमुलस? अवे, समझना, अप टुवर्ड नहीं होगा। यानी कि नीजर रिफ्लेक्स में तो जो मूवमेंट था वो टुवर्ड स्टिमुलस था, जबकि वहीं पर विड्रॉल रिफ्लेक्स जो होगा उसमें मूवमेंट कहां होगा? अवे फ्रॉम स्टिमुलस। उसमें क्या होगा, ये वाली जो मसल है इसके अंदर एक्साइटेटरी डेवलप होने वाला है, जबकि इसमें डेवलप क्या हो जाएगा? इनहिबिटरी। और पैर में जो मूवमेंट है वो कहां होगा? अंदर की तरफ। तो हमने कहा कि ये रिफ्लेक्सेस कहे जाते हैं स्पाइनल। अगला देखें, रिफ्लेक्सेस को आप दो टाइप में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन लर्निंग। अगर किसी रिफ्लेक्स में प्रीवियस लर्निंग की आवश्यकता नहीं है, बिना लर्निंग के ही रिफ्लेक्स अगर ऑपरेट होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। क्या कहा जाता है? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहा जाता है, अगर इसमें कोई प्रीवियस लर्निंग शामिल नहीं है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कोई नहीं सिखाता है कि स्नीजिंग कैसे करनी है, यॉर्निंग कैसे करनी है, ब्लिंकिंग ऑफ आई कैसे होनी है, वोमिटिंग कैसे होनी है, इनमें से कोई चीज उसको सिखाई नहीं जाती। ये सारी चीजें उसके अंदर खुद ब खुद ऑपरेट होती हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को आप क्या बोलते हैं? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। वहीं कंडीशनड रिफ्लेक्स जिनमें पहले लर्निंग शामिल होती है, एक बार जब आप सीख जाते हैं तो सीखने के बाद फिर वो चीजें आपके रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर आपको उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग ऑन द पेज, जब हम छोटे थे और हम जब लिखना सीख रहे थे तो 5 लाइन वाली कॉपी में लिखते थे, उसमें भी था कि इतनी लाइन में ये लिखा होना चाहिए, इतने में ये। बाद में धीमे धीमे क्या हुआ कि जब हम लिखते गए और धीमे धीमे एक्सपीरियंस होता गया, वो रिफ्लेक्स में कन्वर्ट होता गया। तो आज अगर आप देखें तो हार्डली आप 3 या 4 मिलीमीटर की जगह होती है जिसमें लिख रहे होते हैं, आप पूरा 1 सेंटीमीटर भी कवर नहीं करते। 1 सेंटीमीटर से भी कम की जगह में आप लिख लेते हैं। या हमने जब भी या तो कंप्यूटर कीबोर्ड पे किसी को काम करते देखा हो, या हमने पियानो वाला कीबोर्ड उस पर अगर किसी म्यूजिशियन को देखा हो, तो वो लोग जब अगर बजाते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी उंगलियां कितनी तेज तेज चलती हैं। और जबकि हमें अगर दे तो हम ढूंढते हैं, अच्छा MANI, ठीक, ऐसे करके एक एक अल्फाबेट हम ढूंढ रहे होते हैं, और जबकि वो बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर लेता है। तो ये रिफ्लेक्स कैसा है? कंडीशन रिफ्लेक्स है। एक और इसी का एग्जाम्पल, आपने जब साइकिल चलाना सीखी तो आप याद करें जब पहले दिन आप साइकिल पे बैठे होंगे तो आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, एकदम अकड़ जाती है बॉडी, ठीक। साइकिल लगता है कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। साइकिल जैसे तैसे अगर कोई साइकिल पे बिठा के धक्का दे दे, और साइकिल क्योंकि अपने आप जो है बैलेंस बनी रहती है जब तक चलती रहे, तो उस कंडीशन में हमें साइकिल मोड़ना मुश्किल हो जाता है। ओवर द टाइम धीमे धीमे हम कई बार गिरते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं।
फिर वापस से सीखने की कोशिश करते हैं और करते करते अल्टीमेटली जब अपन सीख जाते हैं, तो क्या आज हमें साइकिल चलाने में कोई भी एफर्ट लगता मालूम पड़ता है? क्या हमें कोई एफर्ट लगाना पड़ता है साइकिल चलाने में? नहीं। अपने आप अपने को पता है कि एक सेट पैटर्न में रिएक्शन है, इस तरीके से काम होना है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस क्या कहे जाते हैं बेटा? कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहे जाते हैं, जिनमें पहले लर्निंग शामिल होती है और बाद में ये रिफ्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला रिफ्लेक्स को आप डिवाइड करते हैं मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक में, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ साइनेप्सेस इन्वॉल्व। मोनोसाइनेप्टिक नी जर्क रिफ्लेक्स, केवल एक साइनेप्स था। पॉलीसाइनेप्टिक में विड्रॉल रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक में देखो, सिग्नल आपको यहां लेकर के आना है। जब यहां सिग्नल लेकर के आना है तो कम से कम दो साइनेप्स तो बनेंगे। जब अगर दो साइनेप्स एटलीस्ट बनेंगे तो इसका मतलब हुआ ये कैसा हो गया? पॉलीसाइनेप्टिक। पर ध्यान दें, चाहे कंडीशनड हो, क्रेनियल स्पाइनल हो, या मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक हो, इनके बारे में एनसीईआरटी कहीं कोई बात नहीं करती है। तो आपको बहुत ज्यादा इनके बारे में याद नहीं रखना है। बस मेनली आपको याद क्या कर लेना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क किसे कहा जाता है, बोलो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री, क्या इसमें सीएनएस इन्वॉल्व होता है? हाँ। क्या सीएनएस का कोई कॉन्शियस कंट्रोल होता है? नहीं। सीएनएस का कोई भी कॉन्शियस या थॉटफुल कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इसके बाद अगली बात आती है। तो बच्चे अब अगली बात अपने को जो करनी है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है। तो अब बात करते हैं अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स। क्या बेटा? इफेक्टर यहां पर अपन कहेंगे कि ये जो मोटर न्यूरॉन था ना, मोटर न्यूरॉन ने जाकर के जब सिग्नल दिया था, तो जिस मसल को सिग्नल मिला वो कौन सा हो गया? इफेक्टर वाला हो गया। इंटर न्यूरॉन का काम सिर्फ इतना था नी जर्क में कि जो दूसरा एंटागोनिस्टिक मसल थी, वो एंटागोनिस्टिक मसल तक सिग्नल जो जाए वो इनहिबिटरी सिग्नल जाए, और वो अपना काम ना करे, ये काम था इंटर न्यूरॉन। अब देखिए सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो सेंस ऑर्गन में आप देखो एनसीईआरटी बच्चे सबसे पहले जो बात करती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में बात करती है। सबसे पहले बात किसके बारे में करी है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं, ये बच्चे आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया में होंगे। कहां पाए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया के अंदर मौजूद हैं। क्या आपको याद है कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया को एक नाम स्नेडेरियन मेम्ब्रेन भी दिया था? तो इसका एक और नाम क्या था? स्नेडेरियन मेम्ब्रेन भी इसका नाम होता है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या होता है? स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में आप कहते हैं कि यहां पर थ्री टाइप ऑफ सेल, पर ये लिखा है ना थ्री काइंड ऑफ सेल्स। कितनी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। अब ये जो तीन टाइप की सेल्स हैं, उनमें से सबसे पहली आ जाते हैं यहां सेंसरी सेल। सबसे पहली सेल कौन सी आ जाएगी? सेंसरी सेल्स आ जाती हैं। ये जो सेंसरी सेल्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे दैट दे आर कीमो रिसेप्टर। ये सेंसरी सेल क्या होते हैं बेटा? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कि डिटेक्ट किसे कर रहे होंगे? केमिकल्स को। तो केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाली सेंसरी सेल, सेंसरी सेल के बीच में यहां पर अब आप देखें मौजूद होती है एक सपोर्टिंग सेल। एक और सेल कौन सी पाई जाती है? सपोर्टिंग सेल। तो सेंसरी सेल के साथ यहां मौजूद होती है एक सपोर्टिंग सेल, और सपोर्टिंग सेल का काम होगा कि सेंसरी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सेंसरी सेल के बीच के जो स्पेसेस हैं स्पेसेस को फिलअप करेगी। तो सेंसरी सेल के बीच के स्पेसेस को फिलअप करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? सेंसरी सपोर्टिंग सेल का। और तीसरी टाइप की सेल आती है बेसल सेल। एनसीईआरटी ने यहां तीन टाइप की सेल की बात की है ना, नाम नहीं बताए, नाम अपन ने ऐड कर लिए। कितनी टाइप की सेल्स हैं? तीन। सेंसरी सेल, सपोर्टिंग सेल और बेसल सेल। बेसल सेल का काम होता है कि ये जो सपोर्टिंग सेल हैं, इनका लाइफ स्पैन लगभग 2 मंथ के आसपास होता है। ध्यान से सुनेंगे। जनरली आपने कहा है कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं आफ्टर बर्थ, पर यह बात यहां लागू नहीं होती है। यहां पे जो सेंसरी सेल है, उसका लाइफ स्पैन लगभग 2 मंथ के आसपास है।
यानी कि 2 मंथ के बाद इस सेंसरी सेल को खत्म किया जाना है, ये खत्म हो जाना है। जब ये खत्म होगी तो इसकी जगह पे नई सेल का फॉर्मेशन होना है। इस नई सेल का फॉर्मेशन करेगा कौन? तो ये काम किसका है? बेसल सेल का। तो बेसल सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है और डिवाइड करके नई सेंसरी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो क्या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में सेंसरी सेल्स रिप्लेस होती हैं कि नहीं? हाँ, रिप्लेस करने वाली सेल का नाम क्या होता है? बेसल सेल। कौन सी सेल रिप्लेस करती है? बेसल सेल यहां रिप्लेस करेगी। अब ये जो सेंसरी सेल है, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। एनसीईआरटी लिखती है कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, दे आर कोटेड या दे आर कवर्ड बाय म्यूकस। तो इसे कवर्ड कौन करता है बेटा? म्यूकस। तो इसे कवर करना किसका काम हुआ? म्यूकस का फंक्शन है कि म्यूकस इसे कवर कर रहा होगा। अब बात आती है कि जो म्यूकस है वो आएगा कहां से? तो यहां जो म्यूकस है, इसको बेटा सेक्रीट करने वाली जो ग्लैंड होती है, इसका नाम है बोमेंस ग्लैंड। क्या कहा जाता है? बोमेंस ग्लैंड कहा जाता है। तो यहां देखिए, सेक्रीट करने वाली ग्लैंड का नाम बोमेंस ग्लैंड। नाम एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि बोमेंस कैप्सूल आपने पढ़ा है और वहां और बोमेंस ग्लैंड के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जब अगर बोमेंस कैप्सूल की बात आएगी देन इट इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वहीं जब बोमेंस ग्लैंड की बात की जाएगी देन इट इज पार्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पर क्या मौजूद है? बोमेंस ग्लैंड। और इसी बोमेंस ग्लैंड से क्या आता है? म्यूकस। यही जो बोमेंस ग्लैंड है, जब भी इसके अंदर बेटा कोई इंफेक्शन होता है, तो इंफेक्शन होने पर वैसे नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो सेक्रीशन है एकदम ट्रांसपेरेंट सा म्यूकस होता है। वहीं पर जब कोई इंफेक्शन होता है तो इसके सेक्रीशन का कलर हल्का सा कैसा हो जाता है? येलोइश। तो यही वजह है कि अगर आपका नेसल डिस्चार्ज लगभग अगर ट्रांसपेरेंट है और अगर आपको स्नीजिंग वगैरह हो रही है देन इट इज एलर्जिक। वहीं अगर नेसल डिस्चार्ज का कलर येलोइश हो जाता है, ये लगभग ओपैक हो जाता है, तो फिर यानी कि इंफेक्शन है। तो अगर नेसल डिस्चार्ज येलोइश हुआ तो फिर इंफेक्शन। अगर ट्रांसपेरेंट है, स्नीजिंग वगैरह हो रही है, तो फिर ये कंडीशन कैसी है? एलर्जिक है। अगर एलर्जिक है देन ऑब्वियसली एंटीबायोटिक इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई इंफेक्शन है देन ओनली एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, आगे एनसीईआरटी कहती है कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू। किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? तो कहा कि ये बेटा डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। किससे कनेक्टेड है? ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो आपने कहा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब से। अब देखिए, ये हमारे लिए एक नया शब्द आया। ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इनका बेटा नंबर होता है 2। नंबर कितना है? 2। तो कितने ऑल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते हैं? 2। हालांकि एनसीईआरटी केवल ऑल्फैक्टरी बल्ब लिखती है, बल्ब्स नहीं लिखती। पर नंबर कितना होता है? 2। फिर अगला, ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब हैं, दे आर ब्रॉड और बीन शेप है। नंबर कितना है? 2। और शेप इनका लगभग कैसा रहेगा? बीन शेप। तो अपन ने कहा कि ब्रॉड है, बीन शेप्ड होते हैं। और फिर अगली बात कि ऑल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते हैं ऑन लोअर साइड ऑफ सेरिब्रम। तो कहां मौजूद है? लोअर साइड ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के नीचे की तरफ या सेरिब्रम के लोअर साइड की तरफ मौजूद कौन है? ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट। ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब हैं, इनका नंबर कितना हुआ? 2। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि दीज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आर एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो इसको एक्सटेंशन किसका कहा गया है? लिम्बिक सिस्टम का। अब आपको याद आता है हमने कहा था कि हिप्पोकैम्पस स्मेल से रिलेटेड होता है। तो यहां ऑल्फैक्टरी बल्ब इज एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब ध्यान दें, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में पूछने लायक बहुत कुछ है जो एनसीईआरटी में है। और अगर आप लगभग 2006 से उठा करके देखो तो अब तक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। यानी कि ये एनसीईआरटी का अनटच्ड एरिया है। अगर अनटच्ड है तो आजकल जो पैटर्न है कि यूजुअली जिन चीजों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हर साल उन जगहों से क्वेश्चन उठा उठा के पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं।
कि यहाँ इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन पहले एनसीईआरटी ने अपेंडिक्स में डाल रखा था, फिर बाद में उठा के मेन टेक्स्ट में डाला, एनसीईआरटी से ही है, पर इससे क्वेश्चन जनरली फ्रेम नहीं हुए अब तक, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा। एक बार फटाफट पढ़ेंगे एनसीईआरटी, फिर पढ़ते हैं आगे। क्या बेटा? कोल्ड कॉमा पॉइंटेड है, कोल्ड कॉमा पॉइंटेड। इतना समझ में आया? अब बाकी बेटा इसके बाद अपने को बात करनी है गस्टेटरी रिसेप्टर यानी कि टंग के बारे में, जो अपन बात करेंगे कल। आज के लिए रखते हैं इतना। ओके।